नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोर अप क्लास 11th एंड 12th के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये वीडियो? क्योंकि अगर बाय चांस तुम्हारे मैथ्स के पेपर में कुछ अच्छे सवाल डल गए, जैसे फिजिक्स के पेपर में डले थे, तो बेटा ये वीडियो ही तुम लोगों को उन अच्छे सवालों के लिए रेडी करेगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है बेटा। काफी अच्छे अच्छे सवाल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, और मैंने स्पेशली बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस बेटा तुम्हारे लिए चूज करे हैं। 2 से ढाई घंटे लगे हैं मेरे को ये सवाल बेटा सिर्फ चुनने में। तो ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो कि एनसीईआरटी के सवालों से थोड़ा सा अलग है, और मेजॉरिटी जनता ने हो सकता है ऐसे सवाल नहीं करे हो पहले। तो इसलिए इस लेक्चर के थ्रू आप लोग अपने आप को थोड़े से अच्छे लेवल का पेपर आएगा ना, तो उसके लिए बहुत अच्छे से रेडी कर लोगे। तो चलो भाई, कुछ टिपिकल सवाल भी हैं जो आपको पहले भी मेरी वीडियोस में दिखे होंगे, लेकिन काफी आपको नए सवाल भी देखने को मिलने वाले हैं। तो बेटा देखो, पहला सवाल आप लोगों का ये रहा। अ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 4 एलिमेंट्स, देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग्स। इंजेक्टिव मैपिंग्स का मतलब होता है बेटा, आपसे सिंपली वो वन वन पूछ रहा है कि कितने बेटा वन वन फंक्शंस आप यहां से बना पाओगे। आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस वाला मैंने कॉन्सेप्ट पहले भी बताया हुआ है, यहां पर भी आप लोगों को मैं बता दूंगा अगर आप बोलोगे तो। पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज, तो बेटा सेट ए में अपने पास 3 लोग हैं और सेट बी में अपने पास 4 लोग हैं। अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में बता देता हूं पहले आपको, तो बेटा इन तीनों के पास 4 4 ऑप्शन है। तो आपका यहाँ पर 4 × 4 × 4, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाएंगे हमारे पास 64। लेकिन अपने को यहां पर बताना है टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अब बेटा ध्यान रखो, वन वन का मतलब है कि इंडिविजुअल कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए 1 to 1। तो यहां पर जो पहला इंसान होगा, इसके पास बेटा ये 4 ऑप्शंस हैं। लेकिन जो दूसरा इंसान होगा, अब उसके पास 4 ऑप्शन नहीं 3 ऑप्शन रह जाएंगे। और फिर जो तीसरा इंसान होगा, उसके पास 3 नहीं 4 नहीं 2 ऑप्शन रह जाएंगे। तो यहां पर आपका 4 ऑप्शन पहले वाले के पास, दूसरे के पास 3 ऑप्शन, और फिर तीसरे के पास 2 ऑप्शन। तो आपका 4 × 3 × 2 दैट इज 24 आपका इसका करेक्ट उत्तर आएगा। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि भाई वन वन की कंडीशनिंग ही ये है कि भाई आपकी कोई कॉमन मैपिंग नहीं हो सकती है, इसलिए आप यहाँ पे 4 × 4 × 4 नहीं 4 × 3 × 2 कर रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बहुत टिपिकल सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल बेटा रिसेंट टाइम में आ रहे हैं। इस सवाल को बहुत प्यार से बना लोगे। मैं तरीका बता देता हूं क्या करना है आपको बेटा। वन वन ऑन टू प्रूफ करना है, तो आप लोग सबसे पहले कैसे करते हो बेटा, यहां पर वन वन प्रूफ करते हैं अपन लोग। क्या बोलेंगे? लेट x1 x2 बी 2 एलिमेंट सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, अब यहां पर आप लोग बेटा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू ये कर दोगे x2 माइनस 2 x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, एंड में आपको मिल जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। फिर आप बोलोगे हैला, अगर हमने इमेजेस को सेम माना है तो एलिमेंट भी सेम होगा, देयरफॉर दिस इज अ वन वन फंक्शन। ऑन टू के लिए बेटा लिखने में बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन आप क्या करोगे यहां पर देखो, ध्यान रखना r माइनस 1 है, तो सबसे पहले यहां पर बेटा x एज अ फंक्शन ऑफ y लिखो। y लिखो, तो ये y x माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2। अपने को x को अलग करना है, x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है बेटा। ठीक है, तो मैं इस 3y को राइट हैंड साइड में ले जाता हूं, इस x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूं, तो ये हो जाएगा x, और यहां पर आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। ठीक है दोस्त, अब यहां पर x किसके बराबर आ गया? 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब आपको दिख रहा होगा, अगर आप y की 1 वैल्यू यहां पे स्पॉट करोगे, तो आपका x अलग ही नॉट डिफाइंड वाली कैटेगरी में चला जाएगा, आपके रियल नंबर्स के सेट में नहीं रहेगा। तो आप सबसे पहले यहां पर प्यार से लिखेंगे बेटा, फॉर y इज इक्वल टू 1 वी डोंट हैव एनी x इन द डोमेन, देयरफॉर यहां पर भी अपने को वो वन एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करके दिया हुआ है। तो भाई अभी भी मेरा कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज वाला फंडा यहां पर अप्लाई किया जा सकता है। अब आप बोलोगे फॉर एवरी अदर y I have a x that belongs to this, और फिर उसके बाद आप सिंपली लिख दोगे बेटा y is equal to f of x, for which y is equal to f of x, that is it, hence the function is onto। चलो
अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। इस स्क्रीन पे आपको तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहे हैं, तीनों के तीनों बहुत क्रूशियल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपने इनको पेपर्स में देखा भी हुआ है बेटा, सैंपल पेपर में भी देखा होगा, सेशंस में भी बार बार रिपीट होते हुए देखा हुआ है। 2023 के पेपर में, 2024 के पेपर में इनके अराउंड सवाल आए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट A1 2 3, मैंने पहले भी ये वाला सवाल कराया हुआ है दोस्त। आपके टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे 5 बनते हैं। अब एक बारी प्लीज मेरे साथ दोहराना। आपका एक हो जाएगा सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन, जो सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, और एक दूसरा सबसे बड़ा जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो कौन सा, द कंप्लीट सेट, जिसमें आपके बेटा 9 के 9 ऑर्डर्ड पेयर्स जाएंगे। तो आपने दोनों के दोनों एक्सट्रीम इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में सोच लिया। अब बाकी बचे हुए तीन कौन से हैं बेटा, 1 1 2 2 3 3 के साथ अगर आप बेटा 1 2 और 2 1 लेते हो, ये भी एक इक्विवेलेंस बनाएगा। 1 1 2 2 3 3 के साथ अगर आप 2 3 और 3 2 लेते हो, ये भी एक इक्विवेलेंस बनाएगा। 1 1 2 2 3 3 के साथ अगर आप 1 3 और 3 1 लेते हो, ये भी इक्विवेलेंस बनाएगा। तो ऐसे तीन आपको सेट और दिखेंगे, तो इसलिए टोटल 5 इक्विवेलेंस रिलेशन हो गए। If a relation R on the set 1 2 3 be defined by R is equal to this, then R is, बेटा देखो बहुत ही क्रूशल सवाल है। अगर आपने ऐसे सवाल नहीं बनाया एग्जाम से पहले तो आप पक्का फंसोगे ही फंसोगे बेटा। तो आपको ये रिफ्लेक्सिव के बारे में पता है, सिमेट्रिक के बारे में पता है, लेकिन अगर मैं पूछूं क्या ये ट्रांजिटिव है, तो मैंने ऐसा सवाल अपनी 80/80 वाले लेक्चर में भी करा रखा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं मेरे गैप डेज के लेक्चर्स को मिस मत करना बेटा। मैं अपने गैप डेज में वीडियोस ही ऐसे प्लान कर रहा हूं कि जो बच्चा मेरी गैप डेज की सारी वीडियो देख गया ना, वो मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बना जाएगा और वही आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। Let us define a relation R in R as A related to B. If A is greater than equal to B, then R is equal to वाला साइन है तो बेटा A, A टाइप का आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव है। क्या सिमेट्रिक है बेटा, 1 2 अगर आप लेते हो, चलो 1 2 छोड़ो, 2 और 1 लेते हो, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो क्या 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 2, नहीं ना, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। मान लो आपने A B ले लिया सच दैट A इज ग्रेटर देन B, फिर आपने क्या किया बेटा, ऐसा कुछ ले लिया B इज ग्रेटर देन C, B और C ऐसा चूज कर लिया। तो अब आप एक बात बताइए, अगर A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, तो क्या आप ये श्योरिटी से कह सकते हो कि A C से बड़ा होगा? एग्जाम्पल के हिसाब से भी सोच सकते हो बेटा कि आपने मान लो यहां पे ले लिया कुछ 3 ले लिया, 2 ले लिया और 1 ले लिया। 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, हेंस 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। तो बेटा ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों हो जाएगा, बट ये सिमेट्रिक नहीं है दोस्त। ठीक है, इस टाइप के सवाल आएंगे तो लॉजिकली आप बना लोगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल एजर्शन रीजन में ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, 1 नंबर का भी नुकसान नहीं होगा तुम्हारा अगर तुम ये लेक्चर देख के जा रहे हो। तो आपको सेट ए दिया हुआ है जिसमें बेटा हमारे पास n एलिमेंट्स है, सेट बी दिया हुआ है जिसमें अपने पास 2 एलिमेंट्स है a और b, देन द नंबर ऑफ सर्जेक्शन, सर्जेक्शन का मतलब होता है ऑन टू फंक्शंस के बारे में पूछ रहा है, फ्रॉम a into b is, फ्रॉम a to b is सिंपली यार। अब आप लोग बोलोगे सर हमने ये ऑन टू फंक्शन कैसे काउंट करते हैं यार, ये तो सीखा ही नहीं। तो बेटा यहां पर तुम्हारे बेसिक्स, और तुमने मेरे वन शॉट्स देखे हैं, तुमने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं नहीं देखे, ललकार सीरीज देखी है नहीं देखी बेटा, उस पर सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं। ये क्वेश्चन मैं बहुत बारी करा चुका हूं अपने लेक्चर्स में, दोबारा से एकदम बेसिक लेवल से सिखा रहा हूं, आराम से देखना जो भी बच्चा नया देख रहा है। बेटा आपके सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और आपके सेट बी में दोस्त 2 एलिमेंट्स हैं। आपको अब टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के बारे में बताना है। तो एक काम करो, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बता दो। ये तो मैंने पहले सवाल में भी सिखाया आपको। तो आप बोलोगे सर यहां पर जो n लोग हैं हर किसी के पास 2 ऑप्शन हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बारी, n बारी करना पड़ेगा, यानी कि 2 to the power n। ये हो गए मेरे टोटल फंक्शंस। अब इनमें से बताओ कि ऑन टू फंक्शंस कितने नहीं होंगे। बेटा ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि यार ऐसा आपको जो भी दिखे जहां पर ये दोनों के दोनों काम ना आ रहे हो, है ना। तो ऑन टू फंक्शंस का मतलब क्या है कि भाई ये दोनों के दोनों अगर एज इमेज दिख गए तो ऑन टू हैं, और अगर एज इमेज नहीं दिखे, एक ही एज इमेज दिख रहा होगा तो वो ऑन टू नहीं होगा। तो बेटा देखो, अगर ये n लोग सारे के सारे एक ही जगह पर मैप कर दोगे आप,
तो क्या ये ऑन टू होगा? नहीं होगा। और दूसरा केस, अगर ये n लोग आप दूसरे वाले एलिमेंट पे मैप कर दो, क्या ये ऑन टू होगा? नहीं होगा। क्या इनके अलावा और भी कोई केस पॉसिबल है जहां पर आपको दिख रहा है कि ऑन टू फंक्शन ना बन पाए? नहीं बेटा, क्योंकि यहां पर दो ही एलिमेंट हैं। तो एक बार ये सारे के सारे पहले एलिमेंट पे, एक बार ये सारे के सारे दूसरे एलिमेंट पे। तो यही द ओनली केस पॉसिबल है जहां पर ये दोनों के दोनों काम नहीं आ रहे हैं, इनमें से एक काम आ रहा है, दैट इज ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ ये दो केसेस को आप माइनस कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 2n-2 मेरा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्त, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी भाई, देखो ऐसे सिंपल सिंपल सवाल भी आएंगे, ये सवाल हर किसी ने कर रखा होगा। tan इनवर्स, मैं लिख देता हूं बेटा, क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 5π/6 प्लस कॉस इनवर्स cos 13π/6। ठीक है, कैसे करते हैं भाई? क्योंकि आईटीएफ में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है यार, ऐसे बेसिक बेसिक सवाल भी कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए बेटा आप क्या करोगे, आपको सबसे पहले प्रिंसिपल रेंज के बारे में पता होना चाहिए। tan इनवर्स की होती है -π/2 से π/2 वाली कहानी, cos इनवर्स की 0 से π वाली कहानी होती है। तो यहां पर आप अंदर वाले इंसान को ऐसे लिखो, यहां पर मैंने tan मिस कर दिया, आई एम सॉरी। तो यहां पर हो जाएगा tan π-π/6। ठीक है, चलो अभी उसको छोड़ दो, π-π/6। अब सोचो, आपने बेसिक बेटा 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, tan π-π/6 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का गेम है। पाए है मतलब हॉरिजॉन्टली है, तो tan π/6 विद अ नेगेटिव साइन। बोलो हाँ या ना? tan इनवर्स यहां पर आएगा बेटा tan π/6 विद अ नेगेटिव साइन। अब तुमको पता है, अगर tan इनवर्स -x टाइप की चीज हो, साइन इनवर्स -x टाइप की चीज हो, कॉसेक इनवर्स -x टाइप की चीज हो, तो ये माइनस साइन तुम उठा के बाहर फेंक सकते हो। तो ये माइनस साइन उठा के बाहर फेंक दो, तो ये बन जाएगा माइनस tan इनवर्स tan π/6। अब एक बात बताओ, सिर्फ इसको देखो और बताओ, क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। तो तुम यहां से डायरेक्टली आउटपुट ले सकते हो, क्या, π/6। चलो सिमिलरली अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, कॉस इनवर्स वाले कंपोनेंट को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 13π/6 को, अब बेटा देखो यार, अब हमको हॉरिजॉन्टली तोड़ देते हैं इसको, कॉस ऑफ 2π + π/6 लिख दो। ठीक है, 2π + π/6 मतलब हो गया सर फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी। फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी हो गई सर, तो ये पॉजिटिवली खुल जाएगी और ये हो जाएगा आपका cos ऑफ π/6। π/6 क्या 0 से π उसकी प्रिंसिपल रेंज में आता है? बिल्कुल आता है। तो सवाल खत्म हो गया बेटा। यहाँ पर आया आपके पास -π/6, आई एम सॉरी, यहाँ पे माइनस साइन है, और यहाँ पर आया बेटा π/6। -π/6 + π/6 क्या हो जाएगा? 0, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये मैं माइनस साइन आगे वाला भूल गया था, तो -π/6 + π/6 द आंसर है 0। चलो एक और फटाफट से क्विकली कर लेते हैं वाले सवाल को बेटा। tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स -x में माइनस बाहर निकाल सकते हो, तो -tan इनवर्स 1/√3। 1/√3 कब होता है बेटा? 30 डिग्री, यानी कि π/6। तो ये हो जाएगा -π/6। कॉट इनवर्स 1/√3। अब कॉट बेटा 1/√3 कब होता है? आप लोग बोलोगे सर 60 डिग्री, यानी कि π/3 पर, तो ये हो जाएगा +π/3। और tan इनवर्स साइन ऑफ -π/2, यानी कि देखो बेटा साइन ऑफ -π/2 है, माइनस साइन बाहर निकाल सकते हो, साइन ऑफ -x माइनस साइन x के बराबर होता है, तो ये -1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स बेटा -1 इनसाइड, तो दिस विल बी -tan इनवर्स 1 विच इज -π/2। ठीक है, तो π/3 -π/6 हो जाएगा आपका π/6, और ये हो गया -π/4, तो 4, और ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना? -π/12। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलते हैं थोड़े से और सवालों की तरफ। थोड़ा सा बेटा वैरायटी लाते हैं ना अब आप लोगों के लिए, थोड़ी सी वैरायटी लाते हैं।
तब जैसे ये वाला सवाल है बेटा, ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल अगर आपने एग्जाम से पहले कर रखे हैं तो यार थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है। एग्जाम में डायरेक्टली करने को आ जाए वाले सवाल और पहले नहीं कर रखे तो यार टाइम बहुत ज्यादा ले लेंगे ये वाले सवाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f is continuous at the indicated point at x is equal to 0। ये कंटिन्यूस है तो k की वैल्यू बतानी है। तो बेटा आपको पता है कि यार अब आपको ये चीज यूज करनी है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स एज एक्स अप्रोचेस 0 इज इक्वल टू 1/2। ये यूज करके आपको बेटा k की वैल्यू बतानी है। अब यहां पर बहुत ध्यान से समझना कि k की वैल्यू को मैं टारगेट कैसे करूंगा। उसके लिए मैं कुछ अपनी स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में सोचूंगा। मेरे को बेटा साइन एक्स दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, तो मैं ना ये वाली फॉर्मेशन जितना हो सके ना बनाने की कोशिश करता हूं कि साइन के आगे जो एंगल है वही मेरे को डिनोमिनेटर में दिख जाए। तो आप ऊपर 1 माइनस कॉस के एक्स को देख के परेशान हो रहे होगे, लेकिन मैं आपकी ये परेशानी अभी 5 सेकंड में दूर कर दिए देता हूं। कैसे? अरे यार तुमको पता है ना 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के बराबर होता है। दिख रहा है तो इसी को ही यूज कर देते हैं बेटा। तो एक काम करो, आप इसको अब ये इसको छोड़ दो, लिमिटिंग वैल्यू को छोड़ दो, मैं सिर्फ ये ब्रैकेट को लिख, ये लिमिट बाद में लिख देंगे हम। ऊपर न्यूमरेटर में ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अब थीटा नहीं है यहां पर के एक्स है तो मेरे को नहीं फर्क पड़ता भाई, 2 साइन स्क्वायर अंदर लिख दूंगा मैं के एक्स बाय 2। किसी को कोई परेशानी? अभी तक सब ओके है? चलो अब आ जाओ बेटा नीचे, यहां पर x है और एक है साइन x। अब देखना बेटा जादू होगा, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। 1/2 को मैं अभी भूल जा रहा हूं, ठीक है, ताकि स्पेस बच जाए मेरे पास थोड़ा सा। अब देखो बेटा, तुमको ऊपर 2 साइन के एक्स बाय 2 इंटू साइन के एक्स बाय 2 मिल गया है। साइन के एक्स बाय 2 को एक नीचे के एक्स बाय 2 अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड लिमिट, जो आगे एंगल होता है वही अपने को डिनोमिनेटर में बनाना होता है। तो एक काम करते हैं, आपके न्यूमरेटर को बहुत प्यार से देखते हैं, साइन स्क्वायर के एक्स बाय 2, ठीक है। अब जो यहां पर है साइन के आगे वही मैं नीचे ले रहा हूं, कोई बात नहीं, मेरे को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, मैं कर दूंगा बाद में। मेरे को के चाहिए कितनी बारी? 2 बारी, क्योंकि यहां पर साइन के एक्स बाय 2 और फिर साइन के एक्स बाय 2। तो मैं एक काम करता हूं ना यार, ऐसे ही लिख देता हूं ये। चलो ठीक है। अब इसमें बेटा मेरे को एक एक्स तो मिल गया था, एक एक्स मैंने घुसाया जबरदस्ती, और 2 के भी मैंने घुसाए हैं, 2 के मैंने घुसाए हैं, उसको मैंने कर दिया यहां पर एडजस्ट, ठीक है दोस्त। और जो एक एक्स मैंने एक्स्ट्रा घुसाया है उसको मैं साइन एक्स के साथ एडजस्ट कर रहा हूं। जल्दी से देख के बताओ कुछ बचा? आप लोग बोलोगे यस सर ये 2 कहां से आ गए? तो बेटा ये 4 जो आया है इसको मैंने यहां एडजस्ट कर दिया। आप लोग बोलोगे सर एक ही स्टेप में सब कुछ कर दोगे क्या? लेकिन ऐसे ही करना है बेटा, ऐसे ही सोचना है, तभी स्वाद आएगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, अब ठीक है, अब देखना चीजों को, इसको उठा के मैं थोड़ा सा ओ ओ ओ शिट 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 शिट, इसको उठा के मैं थोड़ा सा, चलो एक काम करते हैं, उठाना नहीं है इसको, यहीं पे ही करते हैं बेटा। यहां पे बस एक चीज दिमाग में रखना कि ये है एक्सटेंडिंग टू 0। अब बेटा देखो, ये चीज उठाओ, अगर आप इसमें x को 0 अप्रोच कराओगे तो वही आपको स्टैंडर्ड लिमिट मिलेगी, 2 बारी 1 इंटू 1, तो ये जाएगा 1 को, ये किसको जाएगा बेटा? ये भी जाएगा 1 को। तो अब आपके पास बचा क्या बेटा? आपके पास यहां पर 4 था, तो 2k स्क्वायर बाय 4 यानी कि k स्क्वायर बाय 2 बचा आपके पास यहां से, जो लिमिटिंग वैल्यू आई है, और इसको 1/2 से इक्वेट करना है। तो k स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई भाई, तो k की वैल्यू क्या आ गई? अच्छा सवाल है बेटा, मजाक सवाल नहीं है ये, इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक खास बुक है, समझ रहे हो? चलो एक और बढ़िया सा सवाल कराऊं, एकदम तुम्हारा ना दिमाग मतलब मजे आ जाएंगे तुमको।
जिनको पसंद है मैथ्स उनको मजे आएंगे, लेकिन जिनको नहीं भी पसंद है एटलीस्ट जिनको आइडिया लगेगा कि ऐसा सवाल आएगा तो टैकल कैसे, एटलीस्ट 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप तो लिख कर आओगे भाई। टू men A and B start with velocities v at the same time from the junction of two roads inclined at 45-degree angle to each other. If they travel by different roads, find the rate at which they are being separated. ठीक है, ध्यान से सुनना। ऐसा सवाल बेटा मैंने भी नहीं कराया पहले, और मुझे नहीं लगता कि किसी और एडुकेटर ने ये वाला सवाल उठाया भी होगा। ठीक है, बहुत प्यार से समझाऊंगा, एक ही बारी समझाऊंगा, समझ आ जाएगा। सवाल अच्छा है लेकिन आप लोगों को बस जाएगा दिमाग में, ये मेरी गारंटी। 5 मिनट दे दो बस, तसल्ली से देखना बेटा इस सवाल को। ठीक है, पढ़ लिया सवाल। वो कह रहा है कि दो आदमी एक ही कॉमन पॉइंट से चालू करते हैं, एक मान लो यहां जा रहा है तो दूसरा इसके 45 डिग्री इंक्लिनेशन पे। ठीक है, ये वाला एंगल बच्चा 45 डिग्री गिवन है, और दोनों एक कॉमन वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं बेटा। ठीक है, दोनों एक कॉमन वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं यहां पर। अब एक बात बताओ, अगर ये v से मूव कर रहा है, ये v से मूव कर रहा है, तो दोनों सेम ही तो डिस्टेंस कवर करेंगे सेम टाइम के अंदर। मान लो ये वाला आदमी कहीं यहां पहुंच गया a पर, इसको मैं O बोल देता हूं कॉमन पॉइंट, और ये वाला आदमी कहीं यहां पहुंच गया। ये मत गलती करना कि परपेंडिकुलर गिरा दो, नहीं, तुम इसको और इसको बराबर लेके चलोगे। अगर परपेंडिकुलर गिरा दोगे, सोचो ये चीज क्यों गलत है, क्योंकि फिर ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा इससे, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये इक्वल होने चाहिए, इसलिए मैंने इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा आगे बनाया है। इसको बोल दो बी। अब तुमको पता है कि यार अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और उसने पूछा क्या है, इफ दे ट्रैवल बाय डिफरेंट रोड्स फाइंड द रेट एट विच दे आर बीइंग सेपरेटेड। तो बेटा सेपरेशन तो तुमको यही बता रहा है ना, ऐसे ही तो सेपरेट हो रहे हैं, तो चलो वाई। तो इन शॉर्ट तुमको निकालने का क्या है, तुमको डी वाई बाई डी टी निकालने का है, और dx बाई डी टी तुमको दिया हुआ है v के बराबर। ध्यान रखना, dx बाई डी टी और कुछ नहीं बेटा, स्पीड ही होती है, वेलोसिटी होती है। ये चीज तुमको दे रखी है। कितना बढ़िया सवाल है, अब तुमको समझ आ रहा होगा। अब बेटा यहां पर ना ज्योमेट्री का बहुत खूबसूरत यूज होने वाला है। तुम लोगों को अगर कोसाइन रूल पता है तो मैं डायरेक्टली कोसाइन रूल से भी करवा सकता हूं इसको, लेकिन मेरे को लगता है बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, तो अपन लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। चलो, चीजों को वैसा नहीं बनाते, एकदम सरल बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री करेंगे और देखना कैसे हम लोग y तक पहुंचेंगे, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये x है, ये 45 डिग्री है, तो सर ये y कैसे निकालूंगा या फिर निकालूंगी। तो आप लोग एक काम करिए बच्चा, यहां पर ना एक ऐसा खूबसूरत सा परपेंडिकुलर गिरा दो। अगर ये x है तो मेरे को बता दो कि तुम ये किसके बराबर हो जाएगा, इतना o से लेके यहां तक, इसको मैं बोल देता हूं बेटा p। तो OP किसके बराबर हो जाएगा बता सकते हो तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये x cos 45 होगा, या फिर OP बटा x इज इक्वल टू cos 45 यानी कि 1/√2। तो बेटा ये पता है x cos 45 यानी कि x/√2 के बराबर होगा, और ये 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर और बेस बराबर होते हैं ना बेटा, तो ये वाली चीज जो है ये भी किसके बराबर होगी, x/√2 के बराबर होगी। अब ट्राइंगल APB पकड़ो, कौन सा ट्राइंगल, APB ट्राइंगल पकड़ो, पाइथागोरस लगा दो, y मिल जाएगा। तो y स्क्वायर किसके बराबर आएगा बेटा, तुम लोगों का दिस, दैट इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस दिस PB। पूरे x में से x/√2 माइनस करके मेरे को PV मिल रहा है, यानी कि x माइनस x/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, तो चलो y स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा और पता कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। x स्क्वायर बाय 2, यहां पर यार एक काम कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर भी सकते हो या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो। एक काम करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, फालतू के लिए रूट में नहीं फंसेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा -2 इंटू x यानी कि x स्क्वायर बटा √2, तो ये हो जाएगा -√2 x स्क्वायर। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर देना कैलकुलेशन। समझ आ गई बात सभी को, इसको और इसको ऐड करोगे x स्क्वायर और एक और ये खड़ा 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस √2 x स्क्वायर। क्या खूबसूरत चीज मिल रही है भाई। तो अब एक काम करो, यहां पर x स्क्वायर को ले लो कॉमन,
या फिर एक काम कर सकते हो, √2 x² को कॉमन ले सकते हो, अंदर आपको √2 - 1 मिल जाएगा दोस्त। अब देखो यहां पर एक चीज स्मार्टली करनी पड़ेगी। अब तुमको चाहिए क्या बेटा, dy/dt चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, उसी की ही खोज के लिए निकले। यहां पर तुम डायरेक्टली अब डिफरेंशिएट करोगे ना, तो 2y इंटू dy/dt। अब y के बारे में कुछ तुमको नहीं पता है यहां पर फालतू के लिए, तो तुम क्या करो, इसको और सिंप्लीफाई कर दो। तुम लोग y² की तरह मत लेके चलो, इसको ना y की तरह लेके चलो, ताकि डायरेक्टली dy/dt मिल जाए तुमको। करना क्या पड़ेगा बेटा, इसको स्क्वायर रूट कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x, और यहां पर हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये सारा का सारा कांस्टेंट है, तो इससे डरो मत। √2 - 1, और इसके ऊपर ऐसे रूट चढ़ा दो कॉमन। बस ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है, तो मेरा dy/dt आंसर थोड़ा गंदा आ रहा है, लेकिन ऐसा ही है ये सवाल। dx/dt की जगह तुम्हारा v आ जाएगा, v, और इसको यहां पे चिपका दो, यही तुम्हारा आंसर है बेटा। खूबसूरत था ना सवाल, दिल खुश हो गया होगा बेटा ये वाला सवाल करके। ठीक है, चलो आ जाओ। एक आधा इंटीग्रेशन का सवाल करते हैं बेटा। देखो ऐसे सवाल तुमको पेपर में दिखे भी हैं, और ऐसे सवाल आते भी हैं, ऑफिशियल सैंपल पेपर में भी हैं, और ये सारे के सारे सवाल उठ के ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आते हैं, जिसको आप लाइटली लेते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी, केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी बेटा बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है, वहीं से ही सवाल उठते हैं मेजॉरिटी। और अगर अच्छा सवाल बनेगा तो उसका आपको कहीं ना कहीं पे बेटा जो हिंट है ना, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिलेगा। आपकी सीबीएसई बहुत सीरियसली बेटा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को पकड़ के सवाल बनाती है। तो आप अगर ये सोचते हो ना कि आप 10 बुकें कर लोगे लेकिन एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं करोगे, तो आपको हो सकता है कि कुछ सवालों की रेफरेंस तो बिल्कुल ही समझना है। इस वाले सवाल को देखते हैं बेटा, आसान सा सवाल है ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। x³ dx, बेटा यहाँ पर इंटीग्रल का साइन मिसिंग है, तो हाँ ये लगा लो। आ जाओ दोस्त, तो यहां पर अपने पास ऊपर x² इंटू एक्स की तरह तोड़ दूंगा अगर, तो काम बन जाएगा। और नीचे बेटा 1 + x² को मैं ले लेता हूं, रूट के अंदर है, तो रूट गायब करने के लिए t² ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां से 2x dx आ जाएगा मेरा किसके बराबर, 2t dt के बराबर, यानी कि x dx आ जाएगा t dt के बराबर। तो x² एक अलग से जो ओपन किया था उसकी वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका इंटीग्रल कुछ ऐसा दिखेगा, t² -1, और फिर x dx की जगह लिखोगे t dt अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 1 + x² की जगह जब आप t² डालोगे रूट के अंदर, तो आउटपुट t आ जाएगा, खत्म। तो बस देख लो कितना सिंपल इंटीग्रल हो गया अब ये। तो अब t का स्क्वायर -1 को इंटीग्रेट करना है, तो t⁻³ -t + c। अब t को बेटा सब्स्टिट्यूट बैक कर दो फटाफट से, तो t की जगह आ जाएगा 1 + x² का अंडर रूट, और फिर पावर 3 है, तो 1 + x² की पावर, t³ है ना यहाँ पे, तो सबसे पहले t देख लो, ये हो जाएगा 1 + x² का अंडर रूट, और फिर आ जाएगा आपका 3, है ना, तो 3/2 हो जाएगा ये, और फिर ये हो जाएगा माइनस, और अंडर रूट 1 + x², या फिर इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं, 1 + x² की पावर 1/2 + c। अब आपसे क्या पूछा है बेटा, और यहाँ पर 3 भी है एक, आपसे a और b पूछा है, कंपेयर करो। तो a आ गया आपका 1/3 के बराबर, b आ गया आपका -1 के बराबर। 1/3 -1 इज इन ऑप्शन डी। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। रोशनी रोशनी है रोशनी, हाँ जी, सवाल देखिए क्या कह रहा है सवाल। इवेल्युएट द फॉलोइंग, 0 से लेके π/2 है, tan x है, नीचे बेटा 1 + m² tan² x है। सबसे पहले आपका क्या रहेगा, इंस्टिंक्ट किंग्स रूल लगाने का हमारा बेटा इंस्टिंक्ट रहता है। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ फायदा हो रहा है क्या, ऊपर तुम्हारा cot x बन जाएगा, नीचे तुम्हारा 1 + m² cot² x बन जाएगा। चलो अगर मैं cot² x को 1/tan² x लिख भी दूं, तो यार m² मेरा अलग हो जाएगा, वहां पर tan² हो जाएगा, कुछ ऐसा स्वाद नहीं आ रहा देखने में, है ना। तो मतलब अब इसको किसी और तरीके से ही अप्रोच करना पड़ेगा। अब अगर बेटा तुमको नहीं हिट करा, तो मैंने तुमको बताया हुआ है अपने वन शॉट में, यार एक काम करो, इसको ना साइन एक्स की दुनिया में लेके चलो, क्या पता चीजें थोड़ी सी सही दिखने लगे।
तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 0 से लेके π/2 sin x बाय cos x, ठीक है। और नीचे आ जाएगा बेटा तुम्हारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो मैं एक स्टेप खाऊंगा, डायरेक्टली लिखूंगा, समझने की कोशिश करना। जब ये कॉस स्क्वायर एक्स को आप एडजस्ट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये आपका बेटा न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये इस कॉस एक्स को खाएगा, तो ये आपका कुछ ऐसा दिखेगा। अब इंटीग्रल 0 से लेके π/2, साइन एक्स वाले भैया ऊपर रहेंगे, ठीक है। यहां पर एक dx भी रहेगा, और ये जो cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, एक cos x खाएगा लेकिन एक cos x बचा रहेगा, तो यहां पर sin x भी रहेगा और एक cos x भी रहेगा, dx रहेगा, और तुम्हारे डिनोमिनेटर में क्या बन गया बेटा, डिनोमिनेटर में कुछ ऐसी चीज बन गई cos स्क्वायर एक्स प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, अब देखो सवाल बहुत सरल हो गया है। अब तुम लोग यार यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स देख पा रहे हो, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है। साइन स्क्वायर एक्स को ना टी पुट कर दो, ठीक है। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, और यहां पर बेटा लिमिट भी चेंज कर लेना। 0 है अपने पास तो यहां हो जाएगा 0, और यहां पर हो जाएगा अपने पास 1, ठीक है। तो यहां पर 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, dx dt के बराबर हो जाएगा। यहां पर साइन एक्स कॉस एक्स है, तो एक आ जाएगा 1/2 बाहर, ये हो जाएगा बेटा dt, और साइन स्क्वायर एक्स अगर t है तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी प्लस एम स्क्वायर टी। देखो कितना प्यारा सा मासूम सा ये इंटीग्रल बनकर तुम्हारे सामने आ गया है बेटा। इसके बाद मेरे को लगता है कि देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस एनी मोर। यहां पर अगर आप बेटा टी कॉमन ले लेते हैं, तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एम स्क्वायर मिल जाएगा। बस सवाल खत्म हो गया बेटा आपका। अब ये 1 माइनस एक्स एम स्क्वायर को यहाँ पे ले आना, ठीक है, एज अ कांस्टेंट ले आना, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, छोड़ो यहीं से ही कर लो बेटा। ये तुम्हारा सिंपली इस टाइप का कुछ बन गया है, dx अपॉन 1 प्लस ए एक्स टाइप का इंटीग्रल बन गया। अब ये तो तुम सॉल्व करना जानते ही हो ना बेटा, लॉग आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर। भाई एक और बढ़िया सवाल की तरफ लेके चलते हैं। हाँ जी, ये वाला सवाल देखो भाई, बहुत ही लाजवाब सवाल है, बड़े प्यार से समझना पड़ेगा इस सवाल को, लेकिन समझ आएगा तो फिर स्वाद आएगा बेटा। A and B are two students. Their chances of solving a problem correctly are this and this respectively. सबसे पहले तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा, दो स्टूडेंट्स हैं यार, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ये, इतना तुमको यहां तक समझ आ गया होगा। अब क्या बोला है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर मेकिंग अ कॉमन एरर, कि वो दोनों सेम गलती करते हैं बेटा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/20, और फिर उसके बाद ये अलग स्टेटमेंट है, एंड दे ऑब्टेन द सेम आंसर। ये आपको बता दिया गया है, कमेंट कर दिया गया है, हिंट यहीं से मिलेगा आपको। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आंसर टू बी करेक्ट, कि भाई उन दोनों का कुछ तो सेम आंसर आया है। अब ये बोला है कि भाई इनके आंसर सही आएंगे, ये बताओ। बैक ट्रैकिंग दिख रही है, तो आपको बेटा सबसे पहले तो ये बहुत खूबसूरती से एनालाइज करना पड़ेगा कि बेस थ्योरम की एप्लीकेशन है ये। अब आपको सारी चीजें समझ आएंगी। देखो ये वो गिवन इवेंट है जो हो रहा है, तो यहां से फ्लो चार्ट बनाना चालू करोगे कि भाई दोनों के ना सेम आंसर आ रहे हैं। अब सेम आंसर आए तो बेटा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के सही आए, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के गलत आए, क्योंकि सेम आ रहे हैं। तो ये केस नहीं हो सकता कि एक का सही और एक का गलत, वो नहीं हो सकता, क्योंकि सेम आंसर को कंडीशन बना के चलना है अपने को। अब बेटा अगर दोनों के सेम आंसर आ रहे हैं और दोनों सही हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि बेटा ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो 1/3 टाइम्स 1/4, ये तुम्हारा और कुछ नहीं है। बेस थ्योरम में जो इवन इवेंट होता है ना, ये वो है। Let even be the event that their answer are right, are correct. Let E2 be the event that both of their answers are wrong. तो इसकी बेटा गलत होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3, और इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 1/12 के बराबर, और ये हो जाएगा बेटा अपना 1/2 के बराबर। अब आपको बोला क्या है, आपको बोला क्या, ये सेम आंसर है, इसको बोल दो ए इवेंट। Let A be the event that they get the
सेम आंसर, तो आपको निकालने के लिए क्या बोला, देन द एंड दे ऑब्टेन द सेम आंसर, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर आंसर टू बी करेक्ट, कि भाई ये वाली चीज हो रही है, अगर ये वाली चीज हो रही है तो ये यहां से आई हो, यही आपसे पूछ रहा है। तो इन शॉर्ट आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ओवर दिस पूछ रहा है। इन शॉर्ट खत्म सवाल। अब तुम लोगों को बेटा ये 1/20 को कैसे यूज करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचना। इसके लिए बेटा अब तुमको टोटल प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी। तो तुम्हारे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अगर दोनों के आंसर इंडिविजुअली सही आ रहे हैं तो सेम ही तो आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 क्या होगा कि सेम आंसर है भाई, जब सही आ रहे हैं दोनों के तो एक क्वेश्चन जो है उसका आंसर तो एक ही होगा ना, और दोनों का वही आंसर आया होगा जब भी तो दोनों सही हैं। तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, 1/2। दोनों के गलत आए हैं और फिर दोनों का सेम आंसर आया होगा, क्योंकि जब कॉमन एरर करेंगे तभी तो दोनों का गलत भी सेम आया होगा। तो यहां पर आएगा 1/20। और ऊपर कौन सा रखना है आपको बेटा, E1 वाला कंपोनेंट, यानी कि ये ऊपर रखना है। तो 1/12 आएगा ऊपर। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1/12 ओवर 1/12 प्लस 1/40। ठीक है, ये आ गया। तो 40 और 12 120 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 10 और 3 13, ये हो जाएगा 1/12। तो यहां ले जाओ इसको, तो ये हो जाएगा बेटा 1/120 हो गया ना, 10/13 मेरा आंसर आएगा। दिख रहा है क्या, ऑप्शन डी है ना। था ना खूबसूरत सवाल। सबसे पहले तो बेटा यही फिगर आउट करने में टाइम लग जाएगा कि यार बेस थ्योरम लगनी है यहाँ पर, इसलिए इस सवाल की खूबसूरती एक लेवल और बढ़ जाती है। 10/13 विल बी द करेक्ट आंसर। एक और अच्छा सवाल करोगे प्रोबेबिलिटी का, है? चलो एक काम करते हैं, एक इजी सवाल करा देते हैं, है ना। तुम ये ना सोचो कि अरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसे ऐसे सवाल है। तो एक आसान सवाल भी तुम्हारे सामने फेंक रहा हूं। बाय एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे द प्रोबेबिलिटी दैट टीबी इज डिटेक्टेड। अब बेटा ध्यान रखना, आपका आईटीएफ हो गया, मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट्स हो गया, वेक्टर हो गया, 3D हो गया, इसके जितने भी सवाल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में वो सब सरल सवाल है। सब एनसीईआरटी वाले सवाल जो है ना उन्हीं की ही थोड़ी थोड़ी एक्सटेंशन है। मतलब वो सारे सवाल आपने पहले कर रखे होंगे, और अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो पक्का कर रखे होंगे। तो इसलिए मैं वैसे सवालों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। ऐसे सवाल मैंने ज्यादा सिलेक्ट करे हैं जिनके एनसीईआरटी के अराउंड रेलेवेंस नहीं है, एनसीईआरटी से थोड़े से हटके सवाल हैं, और आप लोगों ने ऐसे सवाल नहीं करे होंगे पहले, ताकि हम लोग मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकें। इसलिए मैं बोल रहा हूं बेटा, मैं जो मेहनत कर रहा हूं ना उस मेहनत को वेस्ट मत होने देना। मेरे गैप डेज के एक एक लेक्चर को देख जाओगे, उसके साथ ललकार सीरीज कर जाओगे ना, तो ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो एग्जाम में आए और तुम्हारा देखा हुआ ना हो। By examining the chest X-ray, the probability that TB is detected when a person is actually suffering is 0.99. The probability of a healthy person diagnosed to have TB is 0.001. In a certain city, 1 in 1,000 people suffers from TB. A person is selected at random and is diagnosed to have TB. What is the probability that he actually has TB? Again तुम्हारा बेस थ्योरम का सवाल है बेटा। फ्लो डायग्राम बनाएंगे कि भाई पर्सन चूज किया और उसको टीबी था। ठीक है, ये तुम्हारा मेन इवेंट बन जाएगा, ए इवेंट बन जाएगा। लेट ए बी द इवेंट दैट द पर्सन हैज टीबी। अब यहां पर तुमको क्या क्या कहानी दी हुई है उसके हिसाब से यहां पर तोड़ो। तो यहां पर बोला हुआ है बाय एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे द प्रोबेबिलिटी दैट टीबी इज डिटेक्टेड when a person is actually suffering is 0.99. The probability of a healthy person diagnosed to have TB is this, कि उसको है नहीं लेकिन डायग्नोज हो गया। इन अ सर्टेन सिटी 1 in 1,000 पीपल सफर्स फ्रॉम टीबी। तो बेटा सबसे पहले तोड़ते हैं कि यार मान लो E1 बी द इवेंट दैट द पर्सन हैज टीबी, E2 बी द इवेंट दैट द पर्सन डज नॉट हैव टीबी। तो भाई एक में से 1000 लोगों को है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई है और इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई है। ठीक है, अब उसने बोला क्या है, इसको ए इवेंट बोल दो। निकालना क्या है बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही एक्चुअली हैज टीबी। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैज टीबी वाला केस कौन सा था बेटा, ये वाला E1 वाला।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन व्हेन ए इज देयर, ये निकालना है अपने को। चलो फटाफट से डिनोमिनेटर बनाते हैं। डिनोमिनेटर में आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे भाई, अब अगर एक इंसान को टीबी है और इसको क्या हो जाए बेटा, डायग्नोज हो जाए, उसका क्या चांसेस है, 0.99 प्लस इंसान को टीबी नहीं है और फिर डायग्नोज हो जाए गलती से 0.001, यानी कि 1/1000, है ना। और ऊपर कौन सा कंपोनेंट आएगा आपका बेटा, पहला वाला कंपोनेंट आएगा, बिकॉज आपको निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही एक्चुअली हैज टीबी। तो इसको उठा के बेटा ऊपर डाल दो। अब इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तुमको समझ आ रहा होगा कि यार सर ने वन शॉट में जिस तरीके से फ्लो डायग्राम और ये सारी चीजें सिखाई थी यार, कि अब अनदेखे सवाल भी तुम्हारे सामने आएंगे, तुम उसको लेयर बाय लेयर ब्रेक करोगे तो तुम्हारा आसानी से बेटा सवाल बनते हुए दिखाई देगा। इससे पहले वाला सवाल बहुत ही टिपिकल था, ये तो फिर भी आई थिंक तुम लोगों को आसान लग रहा होगा। हाँ जी, एक और सवाल करते हैं बेटा, बड़ा खूबसूरत सवाल है, मजा आएगा तुमको। अ लेटर इज नोन टू हैव कम आइदर फ्रॉम टाटानगर और कैलकाटा। On the envelope just two consecutive letter TA are visible। ठीक है, जो आपके पास आया ना एनवलप, उसमें सिर्फ 2 लेटर छपे हुए रह गए, बाकी सारे मिट गए, TA रह गया। तो अब पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर केम फ्रॉम टाटानगर। तो बेस चरों का कितना खूबसूरत एप्लीकेशन है यार ये, कि भाई तुम्हारे पास एक चिट्ठी आई, ठीक है, कि तुम्हारे पास एक लेटर आया। अब ये लेटर 2 जगह से आ सकता है बेटा, या तो टाटानगर या तो कैलकाटा। तो लेट E1 बी द इवेंट दैट द चिट्ठी केम फ्रॉम टाटानगर, लेट T2 बी द इवेंट दैट द चिट्ठी, लेट T2 की बोल रहा हूं सॉरी, लेट E2 बी द इवेंट दैट चिट्ठी केम फ्रॉम कैलकाटा। बेटा अब यहां से आया, कोई प्रेफरेंस दे रखी है आपको, कुछ स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, नहीं तो आप इसको इक्वली प्रोबेबल केस लोगे। तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अब आपको इसके ऊपर बेटा कंडीशनिंग लगानी है। ठीक है, तो अब देखो आप लोगों को सबसे पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी अपने को। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सबसे पहले, कि यहां से आई है अपनी चिट्ठी, और अब बेटा ये टीए के चांसेस देखो, कि अगर यहां से आई है तो टीए के चांसेस कितने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेटर पे टीए लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर E1, यही होता है ना आपका कंपोनेंट, ऐसे ही लिखोगे। तो अब अगर टाटानगर को पहले ले लेता हूं, है ना, टाटानगर से चिट्ठी आई है और टीए उस पे है, तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, देखो। तो सबसे पहले तुम लोग यहां पर देख रहे हो कि 2 लेटर्स हैं, ऐसे ही तुमको देखना पड़ेगा यहाँ पे कितने 2 लेटर्स के कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो टीए बिल्कुल है, एक और टीए है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, फिर एटी है क्या कॉम्बिनेशन, बिल्कुल है। और ये कॉन्जिक्यूटिव लेटर है, तो ये मत करना कि टी को एन के साथ ले लोगे, ऐसा मत करना, कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं। तो टीए ले लिया, एटी ले लिया, टीए ले लिया, और तुम्हारा बेटा ए एन है, बिल्कुल है, एन ए है, बिल्कुल है, ए जी है, बिल्कुल है, जी ए है, बिल्कुल है, ए आर है, बिल्कुल है। काउंट करना कितने हो गए, 2 और 6 8, 8 हो गए। 8 में से 2 तुम्हारे फेवरेबल हैं। कितना खूबसूरत सवाल है यार, 2 में से 8, 1/4। मतलब यहां से आई हो, टाटानगर से आई हो, और उस पे टीए बच जाए, टीए की प्रोबेबिलिटी बेटा ये है, और फिर कैलकाटा से आई हो 1/2, और फिर उस पे आपको टीए दिख रहा हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सेम गेम हम लोग कैलकाटा के साथ करेंगे, कैलकाटा। ठीक है, चलो, सीए, एसी, सीसी, सीयू, यूटी, टीटी एंड टीए, कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से एक ऑप्शन, ये है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी। और आपको जानना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर केम फ्रॉम टाटानगर। तो ये वाला कंपोनेंट रख दो अपना न्यूमरेटर में, और नीचे डाल दो बेटा ये 1/8 प्लस 1/14, सॉल्व करो, आंसर पाओ।
लुक एट द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन भाई, क्या प्यारा सेट किया हुआ सवाल है। और मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ यार, ऐसे सवाल ना जेन्युइनली डिजर्व करते हैं जेई जैसे एग्जाम में आना। और ये फैक्ट है, पहले जेई के एग्जाम में उठते थे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, आपके एनडीए के एग्जाम में उठते थे, अब थोड़े से कम हो गए हैं। लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को यार हल्के में मत लेना, अच्छे सवाल हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुछ तो बेहद सरल हैं और कुछ काफी ही अच्छी फॉर्मेशन के सवाल है। द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज सी इज इक्वल टू सी रिप्रेजेंट्स, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, सॉल्व कर लेते हैं, आसान सा सवाल है। वाई डी वाई हो जाएगा आपका सी माइनस एक्स डी एक्स, है ना, इंटीग्रेट करो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी डैश ले लो कुछ। ओके जी। अब देखो यहां पर दो से मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहां ले आओ एक्स स्क्वायर वाली टर्म को, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू सी एक्स माइनस सी डैश इज इक्वल टू जीरो। पहचानो बेटा कौन है ये, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तुम्हारी वो एच एक्स वाई। तुमने अगर 11th में थोड़ा बहुत कॉनिक सेक्शन सर्कल वगैरह पढ़ा है तो तुमको समझ आ रहा होगा कि ये टिपिकल तुम्हारी सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, इसको तुम चेंज करके सेंटर रेडियस वगैरह सब पता लगा सकते हो। दिस इज फैमिली ऑफ सर्कल्स, पर उतनी मेहनत करनी नहीं। ठीक है, चलो और सवाल करते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा मैं तुमको इस वाले सवाल का बता देता हूँ, वैसे लिखा हुआ है इसमें करना क्या है, तो बड़ी इजीली बन जाएगा। x इज इक्वल टू साइन थीटा डालते हैं, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, आ जाओ। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा डाला बेटा, लिमिट को मैं ध्यान नहीं दे रहा अभी, तुम अपने आप ही वो चेंज करते रहना। x को साइन थीटा डालोगे तो तुम्हारे पास dx किसके बराबर आएगा, dx आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो तुम्हारा dx हो गया कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, यहां पर हो जाएगा अपने पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है रूट के अंदर, तो ये कॉस थीटा देगा। अब बताओ इस सवाल में कुछ जान रह गई है, मतलब ये इंटीग्रल अब आप लोगों को सॉल्व करना है, डी थीटा अपॉन में 1 प्लस। तुम भी जानते हो इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे भाई इस सवाल को सॉल्व। इसमें अब क्या कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, दिस कैन बी डन, एनसीईआरटी लेवल पर आपका सवाल आ गया है, टाइम बचाएंगे थोड़ा सा। हाँ जी, इस वाले सवाल को देखो, 0 से लेके पाई बाय 2। अब देखो बेटा ऐसा सवाल है लेकिन स्क्वायर नहीं है आपका, तो ये थोड़ा सा एक्सटेंशन हो गया, और एक्सटेंशन होते ही सवाल मुश्किल नहीं हो जाता है, लेकिन यार अगर एग्जाम से एक बार पहले कर लिया तो आइडिया लग जाता है। तो बेटा देखो यहां पर स्क्वायर होने से तुम लोग क्या करोगे, तुमको अगर याद है एनसीईआरटी मिसलेनियस में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते थे, यहां पर अपन लोग कॉस की पावर 4 थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो इस सवाल को कैसे करोगे आप, 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस की पावर 4 थीटा से डिवाइड कर दो, तो ऊपर बेटा सेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिखो। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा भी लिख रहा हूं, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, थीटा नहीं है तो आई एम सॉरी, कॉस की पावर 4x से डिवाइड करो। तो यहां पर हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर, यहां पर कॉस स्क्वायर आएगा और नीचे तो खत्म हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर नीचे मैंने कॉस की पावर 4x से बेटा क्या किया है, डिवाइड किया है। अब इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, अरे सर अब तो बहुत ही आसान हो गया है सवाल, बस इतना ही था बेटा सवाल में जान। आप लोग एक काम करिए, अब डाल दीजिए tan x को डाल दीजिए t, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा आपका डी टी, 0 से लेके, अब बेटा देखो 0 से लेके पाई बाय 2 है, लिमिट वगैरह चेंज करनी पड़ेगी, मैं नहीं कर रहा, बस मैं आपको सवाल तक पहुंचा रहा हूँ, लिमिट लिमिट खुद चेंज करते रहना। tan x आपका t हो गया, तो ये हो जाएगा बेटा आपका सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और आपका बेटा डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब इसको देख के घबराना मत, ये एक्चुअली बहुत सिंपल चीज है, ये बहुत सिंपल चीज है। अगर तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको पकड़ो, तुमने ऐसे सवाल करे होंगे बेटा पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड द इंटीग्रैंड मोर इन अ मच बेटर सेंस। तो यहां पर एक काम करो, टी स्क्वायर, सिर्फ इंटीग्रैंड को उठाओ और टी स्क्वायर की जगह वी डालो, तुमको अपने आप ही पहचान में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। 1 + v अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी। पार्शियल फ्रैक्शन दोस्त, पार्शियल फ्रैक्शन क्या करोगे, और यहां पर स्क्वायर है ना, इसको तुम लिखोगे ऐसे 1 + v अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा, अरे वन वो क्यों लिख रहा हूं, इसको हटाओ, इसको तुम ऐसे लिखोगे a अपॉन, यहां हो जाएगा तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी का होल स्क्वायर। ये लो, बस पार्शियल फ्रैक्शन वाला फंडा लगा दिया है। अब तुमको ये कैपिटल ए और कैपिटल बी फाइंड करना है, जैसे ही तुम कर लोगे स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स मिल जाएंगे, सवाल समाप्त। ठीक है, बस ये वाली चीज थोड़ी सी आपको टिपिकल लग रही होगी, लेकिन ऐसे एनसीईआरटी में रेफरेंसेस हैं जिसके थ्रू आप ये सोच सकते हो कि भाई इसके आगे मैं ऐसे करके इसको और सिंप्लीफाई तरीके से देख सकता हूं। आ जाओ और आ जाओ और आ जाओ, इस टाइप का सवाल बेटा अपन ने किया हुआ है, टिपिकल आपका एनसीईआरटी का रेफरेंस है ये। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। 0 से x है तो फटाफट से बेटा किंग्स रूल लगाओ, तो ये हो जाएगा 0 से पाए, पाए माइनस x, और ये हो जाएगा आपका log sin x dx। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2i इज इक्वल टू, ये माइनस एक्स है ये x है के साथ है तो खत्म हो जाएगा, पाए बचेगा, 0 से लेके पाए log sin x dx। अब ये इंटीग्रल तुमको पक्का जाना पहचाना लग रहा होगा, अगर नहीं लग रहा बेटा तो तुमने एनसीईआरटी भी नहीं करी है। फिर इसके बाद क्या करना है तुमको पता होना चाहिए, और ये वाला सवाल मैंने अपने ललकार में भी करा रखा है। चलो एक आधा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का सवाल और करें बेटा। इस टाइप का सवाल तुम्हारे ऑफिशियल सैंपल पेपर में भी था, कितना टाइम हो गया यार, ठीक है थोड़े से और सवाल करते हैं, है ना, 5-7 सवाल और करते हैं जो कि थोड़े अलग अलग टाइप के सवाल हैं। इस टाइप का सवाल बेटा तुम्हारे ऑफिशियल सैंपल पेपर में भी था। और कैसे करते हैं ऐसे सवाल को, क्योंकि आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है 3 नंबर में आ जाए। अ काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 151.5 meters if the speed of the kite is 10 meter per second. How fast is the string being let out when the kite is 250 meter away from the boy who is flying the kite? The height of the boy is 1.5 meter. तो देखो बेटा केस कुछ ऐसा है, ऐसे पतंग उड़ रही है, ठीक है, ये रहा तुम्हारा बेस, पतंग जमीन से 151.5 मीटर्स की हाइट पर उड़ रही है। एक बच्चा है बेटा जो कि इसको उड़ा रहा है, और आपकी हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है काइट की, 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग, चलो ये रही बेटा स्ट्रिंग, हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेट आउट व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस 250 मीटर जब हो जाए तो ये कितनी लूज हो रही है, कितनी स्पीड से लूज हो रही है और भाग रही है। द हाइट ऑफ द बॉय इज ऑल्सो गिवन। तो बेटा ये गलत हो गया, हाइट ऑफ द बॉय लेना पड़ेगा अपने को ना, ऐसे। अब गेम हो जाएगा, देखो समझ गए, हाइट ऑफ द बॉय 1.5 दिया हुआ है, अच्छा कैलकुलेशन आसान करने के लिए समझ गया 1.5, क्योंकि ये वैल्यू देख के मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि यार ये तो फिर बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गंदा हो जाएगा, लेकिन ये 1.5 दे दिया, 150 1.5 दे दिया, तो अपने को उसने ये बता दिया कि जो ये वाला सेगमेंट है ये 150 मीटर के बराबर है, ये 150 मीटर है बेटा। अब देखो इसको आप हॉरिजॉन्टल को बोल दो x, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में वो आगे जा रही है, आपको रेट दिया हुआ है तो dx/dt दिया हुआ है इन शॉर्ट आपको, और इसको मान लो आप y। y और x में कोई रिलेशन है क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा रिलेशन है। क्या रिलेशन है बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 150 का होल स्क्वायर।
आपको कुछ और नहीं dy बाय dt निकालना है, तो जो चीज निकालनी है टारगेट करो। 2y dy बाय dt इज इक्वल टू 2x dx बाई dt। dx बाई dt अपने को पता है, वो x की वैल्यू अपने को पता है, जहां पर अपने को रेट बताना है कि dy बाई dt क्या चल रहा होगा। y कैसे निकालूंगा? जब जब ये 250 होगी तो y की वैल्यू भी तो पता चल जाएगी उस इंस्टेंट पे पाइथागोरस थ्योरम से, तो सवाल खत्म हो गया बेटा। तो dy बाई dt लिखो, किसके बराबर आएगा? x बटा वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी की जगह क्या जाएगा बेटा? डी एक्स बाई डी टी की जगह जाएगा, मैं बता रहा हूं क्या क्या पुट करना है। डी एक्स बाई डी टी की जगह जाएगा तुम्हारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, एक्स की जगह पे जाएगा तुम्हारा 250, और वाई की जगह पे क्या जाएगा तुम्हारा 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय हु इज फ्लाइंग। या 250 ये दिया हुआ है ना, व्हेन द काइट इज 250। हाँ बिल्कुल सही बात है, कैलकुलेशन दोबारा से गंदी हो जाएगी। अगर 250 ये दिया होता तो ये सीधा 200 हो जाता पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, लेकिन नहीं, क्योंकि उसने बोला है काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय। तो बेटा आप लोग इसको ये वाला डिस्टेंस ही लेके चलोगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो अपन लोग इसको ये लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें जो वैल्यू दी हुई है वैसे उसके हिसाब से एक काम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बता रही है मेरे को, क्योंकि इतनी गंदी कैलकुलेशन आपको ये नहीं करवाएगा बेटा। तो इसका कहने का मतलब जो ये है ना कि व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे, तो ये y की वैल्यू बता रहा है आपको। तो आप इसको 250 लेके चलो, आपकी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। वैसे अगर वो ये बोलता हॉरिजॉन्टली वर्ड यूज कर देता तो मैं ये ले लेता। ठीक है, तो ये x किसके बराबर हो जाएगा? 200 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा 200 डालो और y की वैल्यू 250 डालो, सवाल सॉल्व हो जाएगा, dy बाई dt निकल जाएगा। ठीक है, और ये पता कैसे लगाया यार? जो वैल्यूज दी हुई हैं उसके हिसाब से पता लगा कि यार इतनी गंदी कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, तो यही 250 दिया होगा। इश्क है भाई, इश्क है। आ जाओ, इफ y इज इक्वल टू दे दिया हुआ है बेटा, तो ऐसे टाइप के सवाल आप लोगों ने कर रखे होंगे। जिन बच्चों ने नहीं कर रखे ऐसे इन्फिनिटी वाले सवाल, क्या करते हैं बेटा? देखो, इसके बाद जब ये इन्फिनिटी तक जा रही है चीज दोस्त, तो इसको ना आप y के बराबर पुट कर देते हो। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रही है तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे, y इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर y। अब आपको यहाँ पे हिंट मिलेगा कि आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करनी है। लॉग लोगे तो लॉग y इज इक्वल टू वाई लॉग कॉस एक्स। डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई 1 बाय कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, चलो dy बाई डी एक्स बेटा अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके कॉमन ले लूं, तो dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में? 1 बाय वाई, और ये हो जाएगा माइनस, है ना, 1 बाय वाई माइनस लॉग कॉस एक्स। सही है मेहरबानम, है ना? कहीं गलती तो नहीं करी कैलकुलेशन में? ठीक है, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस वाई टैन एक्स, माइनस वाई टैन एक्स। हाँ, आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बेटा इस y को एडजस्ट कर लो। ठीक है, हर जगह न्यूमरेटर में। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ये देखो 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स है, इसको मैं यहां पे ले जा रहा हूं 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। ये y राइट हैंड साइड में जाके y इंटू वाई स्क्वायर बना देगा, माइनस वाई स्क्वायर टैन एक्स। ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो अब अपन लोगों को यहां पर ये y चला गया बेटा, शिफ्ट हो गया हर चीज, कोई और चीज बची है? एक सेकंड रुक जाओ, ये खत्म, ये खत्म, सारी चीजें खत्म, है ना? ये वहां चला गया, डन। हाँ, बस अब dy बाई डी एक्स आपको करना है बेटा। तो कैसे रिप्रेजेंट करना है? माइनस साइन निकाल के रिप्रेजेंट करना है। तो ये माइनस साइन नीचे एडजस्ट कर दो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर टैन एक्स अपॉन वाई लॉग कॉस एक्स माइनस 1। यही चाहिए था अपने को, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बस थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट वेडजस्टमेंट कर लेना, यहां मत छोड़ देना, वो फालतू का नंबर काट देगा तुम्हारे। एक डिफरेंशिएबिलिटी का सवाल भी कर ही ले, डिफरेंशिएबिलिटी में भी तुमको दिक्कत होती है थोड़ी सी। चलो पानी पी लेते हैं पहले थोड़ा सा।
आ जाओ। एग्जामिन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस। एक काम करता हूं, तुमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये सब चीजें लिखने में दिक्कत होती है ना, इस सवाल को मैं प्रॉपर मैं बेटा प्रेजेंट करके दिखाता हूं, ठीक है तुमको। आ जाओ। तो अपन लोग बेटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव लिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 वाला गेम है। लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, यहां पर देखो अब आ जाता है एफ ऑफ सी माइनस एच, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, ठीक है। और यहां पर एज एच अप्रोचेस 0। कूल है भाई, कूल है भाई। चलो, यहां पर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच, एंड अगेन इट्स सिंपल एज एच अप्रोचेस 0। अब बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले सबसे पहले लिख देना, फॉर्मूले लिखते ही बेटा वो तुमको 1 से 1.5 मार्क दे देगा स्टेप मार्किंग का। अब तुमको एफ ऑफ 2 माइनस एच लिखना है। अब देखो बेटा, यहां पर ये 2 इक्वल है और आगे है 2 से बड़ा है, तो यहां पर इसको यूज करना पड़ेगा 2 माइनस एच वाले की इनपुट के लिए। तो यहां पर जब आप x की जगह 2 माइनस एच डालोगे तो ये मिलेगा आपको 2 माइनस एच, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आएगा 2 माइनस एच। एच की वैल्यू जब आप 0 के बहुत बहुत नजदीक रखोगे तो ये भैया क्या हो जाएंगे, 2 से थोड़े से छोटे हो जाएंगे। तो ये क्या, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 से थोड़ी सी छोटी आउटपुट है, तो आंसर आउटपुट क्या होगा, इनपुट अगर 2 से थोड़ी सी छोटी है तो 1 होगा, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ये आपको समझ आना चाहिए था। माइनस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 के लिए बेटा मैं इसको यूज करूंगा, इक्वालिटी का साइन यहां पर है, 2 माइनस 1 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन माइनस एच। ठीक है दोस्त, बोलो कहानी क्लियर, सबको समझ आ गया इतना? आ जाओ भाई। तो ये वाली चीज मैंने तुमको समझा दी है, क्यों ये 1 के बराबर हो जाए। तो ये 2 माइनस एच माइनस 2 हो गया, तो ये हो गया 2 से माइनस 2 कटा, माइनस एच बाय माइनस एच, 1 आ गया आंसर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 1। राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं बेटा, एफ ऑफ 2 प्लस एच रखना है तो इसमें रखना पड़ेगा अपने को, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच, ठीक है, 2 प्लस एच माइनस 1, और यहां पर हो जाएगा दोबारा से 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 तुम्हारा सेम ही रहेगा, यानी कि माइनस 2 अपॉन एच। तो अब 2 प्लस एच माइनस 1 इज नथिंग बेटा, ये हो जाएगा एच प्लस 1 और वो हो जाएगा एच प्लस 2, है ना। तो ये आ जाएगा एच प्लस 1 और एच प्लस 2, ठीक है। तो एच स्क्वायर प्लस 3h प्लस 2 माइनस 2 अपॉन एच, एच खत्म करोगे तो ये हो जाएगा एच प्लस 3। एच प्लस 3 में एच को 0 अप्रोच करवाओगे तो आंसर क्या आएगा, 3। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है तुम्हारा, राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है तुम्हारा 3, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है 1। आपसी सहमति नहीं है, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऐसे प्रॉपरली लिख कर आना पड़ेगा बेटा, आप डिमांड करते रहते थे तो मैंने करवा दिया। चलो भाई, यार अब ना देखो बाकी सवाल ऐसे हैं जैसे ना जो तुमने कर रखे हैं। ये वाला सवाल तुम्हारे बेटा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ डायरेक्टली उठ के, तुमको dy बाई डी एक्स निकालना है तो तुम यहाँ पे log a बाई बी कर दोगे, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2x। तो अब अपने को करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर मिल जाएगा नीचे a माइनस बी ए प्लस बी है तो 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा 2x प्लस 2x क्यूब, ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा माइनस 2x, है ना, माइनस 2x ही होगा ना। यहां पर बेटा एक चीज रह गई है, माइनस 2x हो गया है ना, तो यहां पर माइनस 2x हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस 2x और माइनस 2x का क्यूब। इसको सही कर दो बालक, माइनस 2x का क्यूब
और ये हो जाएगा तुम्हारे पास -2x और +2x का क्यूब। ये भैया हो गए खत्म। -4x/1 - x⁴ -4x/1 - x⁴ बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर -2x होगा। ठीक है, इस टाइप का सवाल आएगा तो कर दोगे सिंपल बेटा। देखो अब यहाँ पे थीटा दिख रहा है तो डरना मत। अब यहाँ पर अगर इस टाइप से दिया होता तो क्या ये सवाल मुश्किल होता तुम्हारे लिए? t+1/t कितना ज्यादा कन्वेंशनल सवाल है, तुम सब ने पक्की बात है ये सवाल कर रखा। ठीक है, डुएबल है। मैंने क्या बोला, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर, 3D, इन सब के सवाल एग्जाम्पलर में बहुत ज्यादा हटके नहीं है। जैसे एनसीईआरटी के सवाल है उसी के अराउंड सवाल है, इसलिए मैंने उन सिलेक्टेड सवालों को उठाया है जो कि आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके लगेंगे, या फिर आपको वो सवाल अगर डायरेक्टली एग्जाम में दिख जाते हैं तो आपको सोचने में और समझने में टाइम लग जाएगा। वो सारे के सारे सवाल मैंने इस सेशन में इंक्लूड कर दिए। ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो भाई यहां पर हमको पता है कि यार अपना इनवर्स ऐसे नहीं खुलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको वो घुमा के पूछ सकता है। क्या कह रहा है सवाल? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू 0, देन ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0 और बोथ ए एंड बी आर नल मैट्रिसेस। तो क्या चीज इसमें सही है? तो आपको ये मैंने पहले भी बताया हुआ है बेटा कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स के बराबर है तो जरूरी नहीं होता कि इनमें से कोई एक जीरो हो। जैसे हम नॉर्मल नंबर्स के साथ करते हैं ना कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। यहां पर हो सकता है कि ये दोनों के दोनों बेटा नल मैट्रिसेस ना हो, फिर भी इनका प्रोडक्ट तुमको नल मैट्रिक्स मिल जाए। तो क्या बोला हुआ है? मैट्रिक्स ए बी जीरो, देन ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो और बोथ ए एंड बी आर नल मैट्रिक्स। दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी एनसीईआरटी के इन डेप्थ कॉन्टेक्स्ट में बेटा ये वाला सवाल बनता है, और ऐसा सवाल रिसेंटली अभी ऐसा सवाल एनडीए में भी पूछा गया है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स ना एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, उनको पता होता है कि बच्चा इतने डेप्थ में नहीं पढ़ता है तो यहीं फंसाओ उसको। इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक। तो ऐसा कभी भी सवाल आए बेटा, जो चीज दी हुई है उसका ट्रांसपोज कर दो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक कर देंगे। इसका कर दो बेटा ट्रांसपोज। अब जब ट्रांसपोज कर दोगे तो सबसे पहले तुमको पता है ऑर्डर, यहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर इधर उधर मत करना। माइनस यहां पर हो जाएगा बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है दोस्त, डन। अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन वाला तुम लोग बेटा प्रॉपर्टी लगाओ, पीछे से ओपन करोगे इसको तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस, यहां पर भी पीछे से ओपन करोगे तो ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज। क्या अपन लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? माइनस ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो बेटा तुमने उसका ट्रांसपोज किया तो तुमको नेगेटिव मिल गया उसका, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है ना। तो ये हो गया तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। कॉस इनवर्स अल्फा, कॉस इनवर्स बीटा, कॉस इनवर्स गामा का सम 3 पाई दिया हुआ है, ऐसे भी तुम्हारे सवाल एग्जाम्पलर में भर भर के हैं। अल्फा बीटा प्लस गामा, तो ये वाला सवाल अपन ने पहले कर भी रखा है। ये चीज कब होगी बेटा? जब सारे के सारे इंडिविजुअली पाई के बराबर हो जाएंगे। और ये कब होगा? जब तुम्हारा अल्फा बीटा गामा सारे के सारे किसके बराबर हो जाएंगे दोस्त? 1 या फिर -1। कॉस इनवर्स अल्फा अगर तुमको पाई चाहिए तो कॉस पाई के बराबर हो जाएगा अल्फा। तो कॉस पाई किसके बराबर होता है? अरे सर -1 के बराबर होता है। तो अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों -1 रखो, तो -1 इंटू -2 -1 प्लस -1 इंटू -2, यही सब चीजें चलेंगी हर जगह, है ना। तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा, एक और 2 आएगा, आंसर वुड बी 6। डन। चलो यहां से कहानी हो गई खत्म। मैंने जिसे अभी अभी बेटा ऐसा सवाल आएगा, ऐसा सवाल कर भी रखा है। एट वन पॉइंट द स्लोप ऑफ द कर्व
इज मैक्सिमम, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम स्लोप। स्लोप को मैक्सिमाइज करना है बेटा, फंक्शन को नहीं करना। तो आप यहां से y डैश बनाओगे, y डैश को एक नया फंक्शन बोलोगे और उस पर अपना गेम खेलना चालू करोगे। इसलिए सवाल को रीड बहुत अच्छे से करना, बहुत टिपिकल सवाल है, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी है ऐसे सवाल। चलो इंटीग्रेशन के भी सवाल तुमको ठीक ठाक करा ही दिए। बस इसके बाद बेटा ऐसा कोई बहुत यूनिक सवाल नहीं है, सवाल आएगा बना लोगे, सिंपल सा सवाल है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा होमोजीनियस है या फिर लीनियर है, डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्स को उतारोगे यहाँ पर तो तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, वाई लॉग वाई, और ये माइनस लॉग एक्स प्लस वन है, तो बेटा ये वाई लॉग वाई के साथ तुम लोग वन बाय एक्स ले लेना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देना, काम हो जाएगा। तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। चलो एक काम करो, एक सवाल आप होमवर्क में ले लो, प्रोबेबिलिटी का होमवर्क में ले लो। ये वाला सवाल मैंने ललकार सीरीज में कराया हुआ है, वहां पर तुमको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, या फिर ये वाला सवाल जो मैं अपनी मेगा लाइव करूंगा बेटा उसके अंदर तुमको मिल जाएगा। अब बस एक काम कर देना, ठीक है, अगर ये लेक्चर पसंद आया हो और मेहनत पसंद आई हो मेरी, तो YouTube पे ही बैठे रहना, बंद मत करना YouTube। तुम लोगों को बेटा चैनल पे जाना है, अरे आजा दीदी यार, ये देखो, अच्छा इसको हटाना पड़ेगा, आ जाओ, आ जाओ भाई साहब, टाइप करना है, आ जाओ, आ जाओ यार। चलो एक काम करना, ये भैया तो आ नहीं रहे, सर्च हो नहीं रहा है, तुम लोग बेटा लाइव सेक्शन में जाओगे ना तो तुमको वो मेगा लाइव दिख जाएगा 7 तारीख को जो सुबह होने वाला है, उसको लाइक कर देना और अपना रिमाइंडर बेटा सेट कर देना, बेल आइकन घंटी वंटी दबा देना, वो सेशन मत मिस करना। उस सेशन में आ जाना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवालों का निचोड़ एक ही क्लास में कराऊंगा, बहुत कंसाइज तरीके से। एक दिन पहले जो तुमको प्रैक्टिस चाहिए वो तुमको उस सेशन के अंदर मिल जाएगी, उसको मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।